हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ओवरहेड कॉस्ट के बारे में। स्पेसिफिकली हमारा फोकस रहेगा क्लासिफिकेशन के ऊपर, कोडिफिकेशन के ऊपर एंड कलेक्शन के ऊपर कि कैसे ओवरहेड क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, कैसे कोड दिए जाते हैं उनको, और कहाँ से ओवरहेड की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरहेड के बारे में जानने से पहले आपको कॉस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, बनाने में टोटल जितना एक्सपेंस हो रहा है, जितना खर्चा आ रहा है, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। आप प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल खर्चे होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। 3 तरह के हो सकते हैं। मटेरियल का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाने में टोटल जितना मटेरियल लगता है उसके ऊपर हम जितना खर्च कर रहे हैं वो है मटेरियल के ऊपर एक्सपेंस। दैट में बी डायरेक्ट और दैट में बी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि कोई ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। लाइक अगर हम पेपर बना रहे हैं तो लकड़ी यूज करते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। फर्नीचर बनाने के लिए जो आप लकड़ी यूज कर रहे हो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, जो फाइनली उस प्रोडक्ट का एक पार्ट बनते हैं। ठीक है। उसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प तो करता है बट उसमें डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है ना। जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं, कॉटन वेस्ट यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट में हेल्प तो करते हैं बट फाइनली प्रोडक्ट का एक पार्ट नहीं होता। प्रोडक्ट देख के आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसके ऊपर लुब्रिकेंट ऑयल लगा है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। उसके बाद है लेबर। लेबर मतलब मजदूरी, है ना। तो काम करने के लिए हमें ह्यूमन पावर की जरूरत पड़ती है, उनको जो भी हम सैलरी वेजेस पे करते हैं वो क्या कहलाएगी? अपनी लेबर कॉस्ट कहलाएगी। ये भी 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है ना। मतलब मान लीजिए अगर मैंने फर्नीचर बनाने की बात करूं, तो मैंने जिस कारपेंटर को रखा हुआ है कि पर्टिकुलर आप वही फर्नीचर बनाओगे, कि किसी कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ था, आपको वही चेयर और टेबल बनानी है, तो उस कारपेंटर को हम जो पेमेंट करेंगे चेयर टेबल बनाने के लिए, जो वेजेस पे करोगे या जो सैलरी पे करोगे आप, वो क्या कहलाएगी? आपकी डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है ना। तो कई बार हमें क्या होता है कि आइडल टाइम के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, कि जो लेबर है हमारी खाली बैठी होती है, काम नहीं करते उस टाइम पे, किसी भी रीजन की वजह से मशीन खराब है, जो भी है, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगी? अपनी इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। ठीक है। सेम एज इट इज हम फोरमैन को पेमेंट करते हैं। फोरमैन प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा ना, लेकिन लेबर से काम करवा रहा है। तो ऐसे में जो फोरमैन को हम सैलरी पे करते हैं वो क्या कहलाएगी? अपनी इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। सेम एज इट इज हॉलीडेज के लिए हम पेमेंट करते हैं। लाइक 26 जनवरी की छुट्टी आ गई है, या कोई और नेशनल हॉलीडे आ गई है, संडे की हॉलीडे आ गई है, तो इन दैट सिचुएशन हमें लेबर को पेमेंट करनी पड़ रही है। तो वो जो पेमेंट है, क्योंकि उसमें काम तो नहीं हुआ बट पेमेंट करनी पड़ रही है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। उसके बाद हम एक्सपेंस की बात करते हैं। प्रोडक्ट बनाने में और खर्चे, मटेरियल और लेबर को छोड़कर बाकी जितने भी खर्चे होते हैं वो कहाँ आएंगे? एक्सपेंसेस कैटेगरी में आएंगे। बाकी खर्चे कौन से हो सकते हैं? ऑफिस के भी खर्चे होते हैं, टेलीफोन का खर्चा होता है, रेंट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे? आपके एक्सपेंसेस कैटेगरी में आएंगे। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के लिए किए गए हैं। लाइक आपने मटेरियल खरीदा, मटेरियल खरीदने के बाद आप उसको अपने गोडाउन तक, अपनी फैक्ट्री तक, अपने बिजनेस प्लेस तक लाओगे, तो आपको कैरीज पे करना पड़ेगा, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, हो सकता है आपको कोई कमीशन पे करना पड़ा। तो इस तरह के खर्चे जो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उनको आप क्या कहोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहोगे, है ना। अगर आप जॉब ऑर्डर पे काम कर रहे हो, किसी कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ गई, उस इक्विपमेंट का रेंट है, इस इक्विपमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन है, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा, जो आप पर्टिकुलर एक जॉब को आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ, कि ये इसकी वजह से हुआ है ना। उसके बाद है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे? जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं हुए बट कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में हेल्प उन्होंने की है। अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, स्टेशनरी के जो खर्चे हुए हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस प्रोडक्ट के ऊपर ये खर्चे हुए हैं, है ना। आपने अगर मान लीजिए पेन भी मंगवाया होगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए आपने वो पेन यूज किया होगा। यू हैव यूज दैट पेन फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। तो ऐसे एक्सपेंसेस को जो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उनको आप क्या कहोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहोगे। स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस हो गए, फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह की रेंट की बात करें वो हो जाएगी,
ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो जाएगी। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं, सेल्समैन के एक्सपेंसेस हो गए, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारे खर्चे आपके क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट में हम अगर मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस को छोड़ें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह की कॉस्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये तीनों के तीनों मिला के क्या बन जाते हैं, अपने ओवरहेड बन जाते हैं, है ना। तो ओवरहेड आप क्या कह सकते हो, वो कॉस्ट है जो इनडायरेक्ट इन नेचर होती है, मतलब वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। वो आपका मटेरियल का भी हो सकता है, वो आपका लेबर का भी हो सकता है और वो आपका एक्सपेंस का भी हो सकता है, बट दैट शुड बी इनडायरेक्ट, है ना। मतलब ऐसी कॉस्ट जिसको आप प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये मटेरियल इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना खर्च हुआ है, या प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएंगे, आपके ओवरहेड कहलाएंगे। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि ओवरहेड और ऑन कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। जनरली इन दोनों टर्म्स को एक कंसीडर किया जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब आपको कोई फिगर ऑब्सोल्यूट फॉर्म में दी होती है तो वो क्या कहलाती है, ओवरहेड कहलाती है। ऑब्सोल्यूट फॉर्म का क्या मतलब है, आपको लिखा हुआ हो, मान लीजिए एक्सपेंसेस हुए हैं 600 रुपए, आपको ऐसे लिखा हुआ है, मतलब एक फिक्स अमाउंट दी हुई है कि 600 रुपए लगे, ऑब्सोल्यूट फिगर होती है ये। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप क्या कहोगे, ओवरहेड कहोगे। लेकिन अगर आपको ओन कॉस्ट का मतलब है किसी दूसरी कॉस्ट के ऊपर, अगर एक परसेंटेज के फॉर्म में कुछ दे रखा है, या यू कैन से कि आपको रिलेटिव फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको क्या कहोगे, ऑन कॉस्ट कहोगे। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 रुपए नहीं है, आपको सिंपल लिखा हो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेबर का 10% है ना। तो अगर आपकी डायरेक्ट लेबर 1000 रुपए होगी, तो उसका अगर आप 10% करोगे तो 100 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट लेबर आपकी 2000 रुपए होगी, तो उसका 10% करोगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे, 200 रुपए। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके ऊपर बर्डन है, डायरेक्ट लेबर के ऊपर, डायरेक्ट लेबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपको जब ऐसे परसेंटेज की फॉर्म में या ऐसे दिया हो सकता है कि 1/4 है, 1/3 है, तो ऐसे रिलेटिव फिगर में कुछ दिया हो तो आप उसको क्या कहते हो, ओन कॉस्ट कहते हो, उनको ओवरहेड नहीं कहते। बट अल्टीमेटली दोनों सेम ही चीज होती है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द सेंस कि ओवरहेड को आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए ओवरहेड की प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज एक ओवरहेड मोर देन वन प्रोडक्ट्स के लिए या मोर देन वन कॉस्ट सेंटर के लिए होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा ओवरहेड कौन से कॉस्ट सेंटर के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए हुआ है। ओके, तो ऐसे में प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर में क्या रहेगा, पहले आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको कोडिफिकेशन करना पड़ता है, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। आप ओवरहेड को कलेक्शन करोगे, दिस इज योर थर्ड स्टेप। और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दिस इज योर लास्ट एंड फोर्थ स्टेप, है ना। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको कैटेगरीज बतानी पड़ेगी कि ओवरहेड कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद आपका कोडिफिकेशन, आप उनको कोड दोगे ताकि हम कोड नंबर से ही जस्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ओवरहेड है, कौन सी कैटेगरी का ओवरहेड है। उसके बाद है कलेक्शन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपए ओवरहेड पे खर्च हुए हैं, तो आपको इस चीज का डिटेल्स लेनी पड़ेगी, प्रूफ लेने पड़ेंगे, तो कलेक्शन के अंदर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा कि ओवरहेड जिस कॉस्ट सेंटर का है या जिस प्रोडक्ट सेंटर का है उसके ऊपर आप एलोकेट कर दोगे ताकि हम उसकी कॉस्ट निकाल पाए। करंट वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये 3 स्टेप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन एंड कलेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड की। देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब है कुछ क्लासिफाई करना, मतलब कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना। एज पर द नेचर, सेम नेचर की आइटम आप एक कैटेगरी में करते हो, दूसरे नेचर की आइटम आप अलग कैटेगरी में करते हो। तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके हैं, लाइक आप उनको एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, नेचर के हिसाब से कर सकते हो, कंट्रोलेबिलिटी और फंक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इन सब की हम एक बार नॉलेज ले लेते हैं, बट फाइनली हम फंक्शन के हिसाब से ही ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये इन सबको कवर कर लेती है। जैसे कि हम बात करते हैं एलिमेंट के हिसाब से, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एलिमेंट के हिसाब से होते हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही स्टडी किया है कि क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। उसके बाद हम नेचर की बात करें, उनका नेचर कैसा है, मतलब रिगिडिटी कितनी है, फिक्स है नहीं है, क्या सिस्टम है, वो देखेंगे यहाँ पे। इसमें हो सकता है कि आपका ओवरहेड फिक्स नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है या सेमी वेरिएबल का है। हमने इकोनॉमिक्स वगैरह में भी टर्म्स पढ़ी हुई है। फिक्स ओवरहेड का मतलब क्या है कि वो ओवरहेड जो फिक्स है, मतलब
आपका खर्चा एक अमाउंट फिक्स है, वो होगा ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फैक्ट्री रेंट की बात करती हूँ कि आपने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है ना, तो आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा, आप चाहे काम करो चाहे ना करो। अगर आप मंथली रेंट वगैरह के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, फिक्स ओवरहेड कहलाएंगे। उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड मतलब दीज कैन वेरी, वेरी इन द सेंस कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपके ओवरहेड भी बढ़ेंगे। तो ये वेरिएबल ओवरहेड होते हैं। अगर प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो ये ओवरहेड भी आपके जीरो हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में हमें पेट्रोल डालना पड़ता है, वो कौन सा होगा, आपका वेरिएबल ओवरहेड होगा। मतलब काम होगा तो ये खर्चा है, वरना ये खर्चा नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल मतलब ये ओवरहेड कुछ नेचर में फिक्स होते हैं और इनका कुछ पोर्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे कि मैं बात करूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या है, अगर गाड़ी नहीं चलाओगे तो भी आपको कुछ ना कुछ रिपेयरिंग करवानी पड़ती है आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, है ना। और जब गाड़ी चलाओगे तो आपको ज्यादा रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्या है, कुछ हिस्सा तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, काम करो या ना करो आपको करना पड़ेगा। और बाकी काम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा अपने को रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। ठीक है। सेम एज इट इज आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं कि कुछ यूनिट्स या कुछ बिल आपका फिक्स आता ही आता है, हम चाहे कुछ कंज्यूम करें या ना करें, बाकी कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या है, आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी मतलब क्या ओवरहेड को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से ये दो तरह के हो सकते हैं, हाँ आप कंट्रोल कर सकते हो और आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब ऐसे ओवरहेड जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब ओवरहेड को आप कम कर सकते हो, आपके अंडर है, तो वो क्या कहलाएंगे, कंट्रोलेबल ओवरहेड कहलाएंगे। जनरली जो आपके वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोलेबल ओवरहेड होते हैं, है ना। कि मतलब आप गाड़ी एक्स्ट्रा मत चलाओ, वेस्ट मत चलाओ, खाली मत चलाओ, तो आपका पेट्रोल का खर्चा क्या आएगा, कम आएगा, है ना। बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, कि आप इलेक्ट्रिसिटी में एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह एक्स्ट्रा कंजप्शन मत कीजिए जहां जरूरत नहीं है, तो ऐसे में क्या आप उन ओवरहेड को कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल मतलब वो ओवरहेड जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली जो फिक्स ओवरहेड होते हैं वो अनकंट्रोलेबल नेचर के होते हैं, है ना। तो जैसे कि फैक्ट्री रेंट, आपने अगर बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, आप काम नहीं करोगे तो भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आप उस रेंट को कम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब आप उस फैक्ट्री को ना छोड़ दो, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। उसके बाद है आपका एज पर द फंक्शन। ये अपनी लास्ट कैटेगरी है और इसी को ही हम आगे यूज करने जा रहे हो, ज्यादातर यही यूज होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आपने यूनिट कॉस्टिंग वगैरह का परफॉर्मा भी देखा होगा, वहां पे भी हम ओवरहेड की यही कैटेगरी यूज करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वो ओवरहेड जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ऑफिस ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इन तीनों को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, लाइक वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मतलब ये वो ओवरहेड है जो एक फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री के अंदर के जो खर्चे होते हैं, है ना। मटेरियल आने के बाद आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसके बाद उसको प्राइमरी पैकेजिंग में पैक करते हैं। ड्यूरिंग दिस जो आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे करते हो वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। जैसे कि हम फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, फैक्ट्री में कोई मशीनरी वगैरह है उसका हम डेप्रिसिएशन पे कर रहे हैं, फैक्ट्री में जो फोरमैन है उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, स्टोर के एक्सपेंसेस हो गए। तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जैसा कि नाम से क्लियर है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो खर्चे जो ऑफिस के हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे मैनेजर्स वगैरह से रिलेटेड है, वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहलाएंगे। जैसे कि आप डायरेक्टर को फीस पे कर रहे हो, बैंक चार्जेस पे कर रहे हो, ऑफिस की लाइट वगैरह हो गई, ऑफिस का रेंट हो गया, बिल्डिंग का रेंट, स्टाफ की सैलरी हो गई जो ऑफिस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, पोस्टेज स्टेशनरी के खर्चे हो गए, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, लाइक ऑफिस में आप कोई प्रिंटर वगैरह यूज कर रहे हो तो वो आ जाएगा। साथ के साथ अगर कोई स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है तो वो आ जाएगा यहाँ पे, कोई लीगल एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो तो वो आ जाएगा। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मतलब वो ओवरहेड जो प्रोडक्ट के सेल से रिलेटेड है, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, मतलब मार्केटिंग ओवरहेड हम इनको कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा,
सेल्स पर्सनल को हम सैलरी पे करते हैं, लाइक हमने कोई सेल्समैन अपॉइंट किया हुआ है तो उसको हमने जो सैलरी पे की है। शोरूम के खर्चे, जो सेल्स आउटलेट हमने बनाए हुए होते हैं उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आ जाएंगे। ब्रोकरेज, या फिर आप कोई कमीशन पे कर रहे हो, अपने सेल्समैन को पे कर रहे हो या किसी एजेंट को पे कर रहे हो टू इंक्रीज द सेल, तो वो आ जाएंगे। बेड रेट आपका आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, आफ्टर सेल सर्विसेज आ जाएंगे, सेम एज इट इज डिलीवरी वैन के चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी वैन के ऊपर अगर कोई आपका डेप्रिसिएशन है तो वो आ जाएगा। डिलीवरी वैन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी वैन बेसिकली प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। कैरीज आउटवर्ड आ जाएगा इसके अंदर, मतलब वो सारे खर्चे आएंगे जो प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड होते हैं, है ना। अगर आप उसकी आउटर पैकेजिंग है, उसको इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो, आउटर पैकेजिंग, तो वो चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। या प्रमोशन के लिए आपको स्कीम्स चला रहे हैं, लाइक फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, कूपन्स दे रही हैं, तो वो आ जाएंगे। ठीक है ना, वो सारे एक्सपेंसेस जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं कोडिफिकेशन की। दिस इज अवर सेकंड स्टेप, कोडिफिकेशन। जैसे कि नाम से क्लियर है, कोडिफिकेशन मतलब कोड असाइन करना। क्योंकि ओवरहेड अगर हम बात करते हैं कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है नंबर ऑफ ओवरहेड्स, तो उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उनको अगर कोड दे दिया जाए कि हाँ ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये रिपेयरिंग का एक्सपेंस है, ये ऑफिस का खर्चा है, कोड्स डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर, एज पर देयर कन्वीनियंस वो यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कोड्स को। जनरली हम जो कोड है वो 4 तरह के यूज़ करते हैं, नंबर, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड डेसिमल। ठीक, इनके हम फॉर्मेट्स को भी स्टडी करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि 4 तरह के अपने कोड हो सकते हैं, नंबर, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड डेसिमल। फैक्ट्री को हमने नंबर दे दिया 1, मतलब 1 जो ओवरहेड है वो अपना फैक्ट्री का ओवरहेड है। रेंट को मैंने नंबर दे दिया 5, मतलब 5 स्टैंड्स फॉर द रेंट। तो फैक्ट्री रेंट का कोड क्या हो जाएगा 15, मतलब 1 इज फॉर फैक्ट्री, 5 इज फॉर रेंट, है ना। तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। आप 15 देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फैक्ट्री का रेंट है। उसके बाद है अल्फाबेट फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, मतलब ए टू जेड आप यूज करेंगे। फैक्ट्री को आपने दे दिया एफ और रेंट को आपने दे दिया आर टी। तो फैक्ट्री रेंट का कोड क्या हो गया आपका एफ आर टी। यू कैन एस्टिमेट, एफ स्टैंड्स फॉर फैक्ट्री, आर टी स्टैंड्स फॉर द रेंट। तो यू कैन एस्टिमेट कि एफ आर टी क्या होगा आपका फैक्ट्री का रेंट होगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो और इसमें आप नंबर भी यूज करोगे, मतलब ए टू जेड भी होगा और काउंटिंग भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने फैक्ट्री को यहाँ दे दिया एफ ए और रेंट को आपने दिया है 5, तो फैक्ट्री रेंट क्या हो जाएगा एफ ए 5, मतलब फैक्ट्री का रेंट, है ना। डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल मतलब पॉइंट्स में यूज करेंगे। कैसे? आपने दिया फैक्ट्री को 1, रेंट को 5, तो फैक्ट्री रेंट क्या हो जाएगा आपका 1.5, है ना। अगर फैक्ट्री में बिल्डिंग ए बी सी डी है, अलग अलग है, तो आप उनको फर्दर डेसिमल दे सकते हो। लाइक ए के लिए आप यूज कर सकते हो 1.5.1, 2 के लिए यूज कर सकते हो 1.5.2। तो इस तरह से आप डेसिमल की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब ओवरहेड को कहाँ से कलेक्ट करेंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितना ओवरहेड आपका लगा और किस आइटम के ऊपर ओवरहेड लगा है। तो इसकी डिटेल कहाँ से पता चल सकती है? देखो, ओवरहेड इज एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस होगा तो कंपनी की बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, तो कंपनी की बुक्स के थ्रू, बिल्स के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि ओवरहेड कितना हुआ है और कहाँ हुआ है ना। तो इसके लिए अलग अलग जगह से आपकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं परचेज जर्नल की या इनवॉइस की। इनवॉइस मतलब हो गया आपका बिल। अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो बिल होगा। लाइक अगर आपने स्टेशनरी की आइटम परचेज की है तो आपके पास इनवॉइस आया होगा, तो वहां से आप पता लगा सकते हो कि हाँ इतने रुपए की आपने स्टेशनरी मतलब ऑफिस ओवरहेड आपने परचेज किया है। या फिर कोई मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल आपने परचेज किया है, तो परचेज जर्नल के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो वो आप वहां से डिटेल ले सकते हो। सेम एज इट इज वेज एनालिसिस बुक हो सकती है, जहाँ पे आपको इनडायरेक्ट वेजेस के बारे में डिटेल पता चल जाएगी। अगर आपने लेबर को कोई आइडल टाइम के लिए पेमेंट की है, अगर आपने कोई ओवर टाइम के लिए पेमेंट की है, फोरमैन को पेमेंट की है, तो ये सभी क्या है आपके इनडायरेक्ट ओवरहेड है। तो उनकी डिटेल आप कहाँ से पता लगा सकते हो? वेज एनालिसिस बुक से, या जॉब कार्ड्स वगैरह जो बनते हैं, जॉब शीट बनती है, वहां से भी आप इनकी डिटेल ले सकते हो। उसके बाद जर्नल। जर्नल आपको पता है कि बुक्स ऑफ एंट्रीज होती है, उसमें सारी आप एंट्रीज करते हो। कोई एक्सपेंस किया होगा आपने, तो आपने क्या किया होगा, एक्सपेंस टू कैश किया होगा, है ना। तो इस तरह से आपने अलग अलग एंट्रीज पास आउट की होगी, तो उनकी डिटेल आप कहाँ से पता कर सकते हो? जर्नल से पता कर सकते हो कि हाँ हमारा इतने रुपए का एक्सपेंस लगा है। उसके बाद आपका स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म। स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म मतलब अगर आपने स्टोर से कुछ इश्यू करवाना पड़ा, तो आपने एक एप्लीकेशन या एक फॉर्म भरा होगा कि हमें पर्टिकुलर मटेरियल इतनी क्वांटिटी में चाहिए।
तो आपको पता चल सकता है कि अगर आपने स्टोर से कुछ इश्यू करवाया हुआ है तो फॉर्म देख के पता चल सकता है कि आप देख सकते हो कि कितने रुपए का जो स्टोर से ओवरहेड आपका इश्यू हुआ है। उसके बाद कैश बुक है, जो भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती है या फिर आपकी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती है वो कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो। तो कोई भी एक्सपेंस आपने कैश में किया होगा तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू बैंक, तो आप पता लगा सकते हो कि कितने रुपए का ओवरहेड हुआ होगा। अदर रिपोर्ट्स एंड रजिस्टर्स, आप कोई पर्टिकुलर ओवरहेड जो कंपनी में इंपॉर्टेंट वेट कैरी करते हैं या कुछ छुटपुट ओवरहेड्स के लिए आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर्स लगा सकते हो या रिपोर्ट्स लगा सकते हो। तो यहाँ से आपको डिटेल पता चल सकती है। लाइक हम सेल्समैन को बोल देते हैं कि आपके जो सेल्स से रिलेटेड डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उन खर्चों को आप रिकॉर्ड करके रखोगे यहाँ पे। सेम एज इट इज जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है तो वहाँ ड्राइवर को बोल दिया जाता है कि रास्ते में आपके जो टोल के एक्सपेंस लगते हैं, पेट्रोल के एक्सपेंसेस लगते हैं, उनकी आप एक रिपोर्ट बना के दोगे, उनके बिल्स दोगे, उनकी रजिस्टर में डिटेल रखोगे, तो वहां से आपको इनकी डिटेल पता चल सकती है। तो मतलब रिपोर्ट एंड रजिस्टर से भी आप डिटेल ले सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि ओवरहेड को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कैसे उनको कोडिफिकेशन करते हैं और कहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के बारे में, मतलब कैसे ओवरहेड को एलोकेट किया जाता है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स के अंदर, और कैसे प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट सेंटर की एडजस्टमेंट की जाती है। थैंक यू।